नमस्कार, सुस्वागतम। 73rd इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन और आनंद और उत्साह 74th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर हमारा प्रवेश हो रहा है। आज 15 अगस्त 2020 के दिन मैं श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, सभी का अभिवादन करता हूं। फ्रेंड्स, श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट द्वारा एक छोटा सा प्रयास आज के दिन इस स्वतंत्रता पर्व के दिन किया गया है, जिसके अंदर हम हमारे साथ कोरोना वॉरियर्स से बातचीत करने वाले हैं। कोरोना वॉरियर्स का मतलब ये होता है, एक प्रकार के कोरोना वॉरियर्स ऐसे हैं जिन्होंने समाज के लिए सेवा की है। एक प्रकार के कोरोना वॉरियर्स ऐसे हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना बलिदान दिया है, अपने फैमिली से टाइम निकाल के, अपने सोशल काम में से टाइम निकाल के, पूरे तन और मन के साथ उन्होंने सभी दर्दियों की, सभी पेशेंट की, सभी जो लोग कोरोना से जूझ रहे थे, वो सब लोगों की उन्होंने सेवा की थी। दूसरे प्रकार के कोरोना वॉरियर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है और कोरोना को मात देके हमारे सामने आज हेल्दी पोजीशन में अच्छी तरह से नॉर्मल रूटीन लाइफ जी रहे हैं। तो आइए आज हम स्वतंत्रता दिन के दिन एक नई शुरुआत करें। हम हमारे साथ ऐसे कोरोना वॉरियर्स को रिकॉग्नाइज करें जिनके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे। जो हमारे साथ आज पहले हमारे गेस्ट है वो है डॉक्टर कानन उपाध्याय। वेलकम डॉक्टर कानन मैडम। हेलो, थैंक यू। इनटू दिस इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम शुरुआत करें चर्चा की उससे पहले मैं डॉक्टर कानन का थोड़ा संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। इन्होंने पिछले 10 साल से मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छी तरह से अपना नाम कमाया है और नाम रोशन किया है और बहुत सुंदर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत निर्मल हॉस्पिटल से की थी और निर्मल हॉस्पिटल में तकरीबन 5 साल तक उन्होंने अपनी एक्सपर्ट सेवा का वहां के पेशेंट को लाभ दिया था। उसके बाद डॉक्टर कानन ने वीनस हॉस्पिटल ज्वाइन की और आज तक वो वीनस हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही डेडिकेशन के साथ समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, बहुत उपयोगी कार्य कर रहे हैं। मैं थोड़ी और बात बताऊं मैडम के बारे में, तो अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, कोविड-19 सिचुएशन के अंदर मैडम पूरे धगस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिवोशन के साथ, उनका 3 या 4 साल का बेबी है, मुझे जहां तक पता है वहां तक। एम आई राइट मैडम? 2 years. 2 years। Yeah. और उसको छोड़ के मैडम की स्पेशल ड्यूटी अभी लगी हुई है कोरोना स्पेशल वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड के अंदर, और वहां पे वो अभी अपनी सर्विस दे रहे हैं, डेडिकेशन दे रहे हैं। और जो इमरजेंसी वार्ड जिसको बोलते हैं, जो आईसीयू जिसको बोलते हैं, वहां पे मैडम पूरी दगस और लगन के साथ सभी कोविड पेशेंट को सेवा दे रहे हैं और समाज के लिए बहुत उपयोगी कार्य कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के दिन हम बात करें तो बहुत न्यूज़पेपर के अंदर तकरीबन हर 10 दिन में या हर 15 दिन में हम एक ऐसी न्यूज़ देख रहे हैं कि किसी ना किसी डॉक्टर को इन्फेक्शन हो गया है कोविड का, या किसी ना किसी डॉक्टर को कोविड के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है, या उनके नियर और डियर वन को जान अपनी गुमानी पड़ी है। फ्रेंड्स, हम इसी बात पे चर्चा करना चाहेंगे हमारे कोरोना वॉरियर, पहले कोरोना वॉरियर डॉक्टर कानन उपाध्याय से। मैडम, we are welcoming you in this particular program.
मैडम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने फैमिली को छोड़ के, हम पहले फैमिली से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि डॉक्टर की लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और उसको 24/7 ऑन द टोज रहना पड़ता है। तो आप फैमिली को छोड़ के जाते हैं तो पहली चीज आपको कैसा लगता है कि आपको फैमिली को भी सेक्रीफाइस करना है और वहां पेशेंट के लिए आपको डेडिकेशन से सेवा करनी है? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट मैडम? My opinion regarding this is family इतनी ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बट हमने हमारा करियर चूज किया है एज अ डॉक्टर, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेशेंट के लिए भी उतनी ही होती है जितनी फैमिली के लिए होती है। जब हम फैमिली को साइड पे रखते हैं और पेशेंट के लिए डेडिकेटेड होते हैं तो वी जस्ट नीड टू थिंक अबाउट द पेशेंट्स। तब हम फैमिली को असाइड रख के हमें काम करना रहता है, क्योंकि पेशेंट्स आर आल्सो आवर फैमिली। अगर हम पेशेंट के लिए कुछ भी करते हैं, अगर हमारा पेशेंट्स अगर आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस अगर वो बाहर आ जाता है, तो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा आपके करियर को लेके, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। So, after all, our career and our hospitality is also a family. तो family ये दूसरी family है. So this is one of the important thing for us. वंडरफुल मैडम, बहुत बढ़िया। वी रियली सैल्यूट यू, योर डेडिकेशन एंड योर थॉट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। अच्छा मैडम, मैं कॉमन पर्सन एज अ लेमैन मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो आज की ये जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, एज पर यू हम सब लोग एट द हायर रिस्क ऑफ कोविड-19 है? सब लोग हैं, ऑल द पीपल आर एट द हायर रिस्क ऑफ कोविड-19? या सारे के सारे पीपल हाई रिस्क पे है कोविड-19 के, बिकॉज वो जिस तरह से फैल रहा है अभी, शायद हाल में कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कोरोना क्या है वो मालूम नहीं है। कोरोना एक्चुअली नया नहीं है हमारे लिए, इट इज प्रेजेंट सिंस 1960, बट अभी जो है वो बहुत म्यूटेटेड फॉर्म में हमारे पास आया है। सो ये जो सबको पता है कि कोरोना जो है वो चाइना से स्प्रेड हुआ है, एंड एज चाइनीज पीपल की जो डाइटरी हैबिट्स है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, दैट इज द रीजन के कोरोना इज स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और जो इट इज स्प्रेड, उसकी जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा हायर स्पीड पे है ह्यूमंस में। वो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग देखें तो मार्च और अप्रैल में हम लोग बहुत कम लेवल पे थे इंडिया में, और आज वी हैव रीच टू अराउंड 19 to 20 lakhs in India. So it is mutating very fast in India and in humans. So आई थिंक क्योंकि जो ये इसका म्यूटेशन है वो ड्रॉपलेट्स मेथड से होता है, रेस्पिरेशन से। इट इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज। सो जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, पेशेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, सपोज पॉजिटिव पेशेंट है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आप आओ तो वो रेस्पिरेशन से स्प्रेड हो सकता है। दैट इज वन ऑफ द डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड। अगर आप उसके एकदम कांटेक्ट में हो तो रेस्पिरेशन से होने के चांसेस ज्यादा है। और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ स्प्रेड। उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी को कोरोना है, उसने स्नीज किया, वो एयर में रहा, वो उसके क्लोथ्स पे उसका जर्म रहा, और इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द एयर एज वेल, एंड द पार्टिकल्स सेटल डाउन। वो जो आपकी टेबल है या कोई भी सरफेस है, क्लोथ्स है, वहां पे सेटल रहता है। सो उसको फिर अगर अच्छा। नॉन कोविड पर्सन हो, अगर वो वहां पे टच करे, वो सरफेस के कंटेमिनेशन में आए, तो वो भी पॉजिटिव होने के पूरे चांसेस है। सो बाय रेस्पिरेशन वो हम लोग बहुत ज्यादा रिस्क में है। ह्यूमैनिटी इज वेरी रिस्क इन दैट केस टू गेट अफेक्टेड फ्रॉम कोविड। और नॉट इन 80% ऑफ द केसेस सारे पेशेंट्स इतने सीरियस नहीं होते हैं कोविड वाले, बट 20% ऑफ द केसेस में वो लोग सिवियर इलनेस पे पहुंच सकते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, वेंटिलेटर पे रखना हो सकता है इन स्पेशली हायर एजेस। और उसमें सो ह्यूमन आर एट मैक्सिमम रिस्क फॉर कोविड-19। अच्छा मैडम, बहुत बढ़िया। इट वाज इंडीड अ नीडेड थिंग
एज यू आर अवेयर विद द फैक्ट, जो हमारे स्टूडेंट है सब भी वो साइंस के स्टूडेंट है जो सुन रहे हैं, हमारी Yeah. कॉलेज है वो साइंस कॉलेज है, and they are Yeah. learning the courses like microbiology, biotechnology, environment science and computer, as well as Yeah. all the faculty members are very learned people. Yeah. मैडम इस चीज पे मैं आपको एक आगे और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को कोविड डिटेक्ट होता है तो हमें कौन से और कैसे टाइप के डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए? हमारे हाँ. कॉमन फिजिशियन जो फैमिली फिजिशियन है उनको अप्रोच कर सकते हैं, या डायरेक्ट सिविल हॉस्पिटल में जाना चाहिए, या फिर किसी एमडी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? द पीपल आर कंफ्यूज. आई जस्ट वांटेड यू टू थ्रो अ लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके. अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है, जैसे कि आपको सर दर्द हो रहा है, जैसे कि आपको गले में खराश हो रही है, या फिर आपको नाक में से पानी बह रहा है, इन दैट केस यू डोंट नीड टू रश टू द डॉक्टर्स. आप डायरेक्ट डॉक्टर्स से पास जाने से पहले बेटर है आप 1-2 दिन के लिए वेट करें. अगर 2 दिन के बाद भी आपके सिम्टम्स परसिस्टेंट रहे तो यू कैन अप्रोच योर फैमिली डॉक्टर्स. एंड अगर आप फैमिली डॉक्टर्स के पास जाने के बाद वो दवाई देंगे, रिपोर्ट्स करवाएंगे, एंड दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू इट. बट इफ रिपोर्ट्स में या फिर अगर आपको खांसी हो, बुखार हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, तो यू कैन मूव टू एमडीज एज वेल. एमडीज के पास जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं. और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो, अगर आपको बैठने पे भी, अगर आप सांस लेने पे तकलीफ होती हो, आपको बेचैनी होती हो, और यू आर नॉट फीलिंग वेल, वीकनेस वगैरह ज्यादा रहती है, तो इन दैट केस आपको सिविल हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं. पहले क्या है, हमारे इंडिया में कोरोना के लिए खाली सिविल में, यानी कि गवर्नमेंट स्पेसेस पे ही अलाउ था कि आप कोरोना ट्रीट करो. बट एज केसेस इतने बढ़ रहे हैं एवरीवेयर ग्लोबली, एंड इंडिया में, आई एम स्पीकिंग अबाउट इंडिया, इतने केसेस बढ़ रहे हैं कि नाउ प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर आल्सो गेटिंग इन्वॉल्वड इन द कोविड सिंस 2 to 3 months. उनको भी इन्वॉल्वमेंट दे दिया गया है. सो यू कैन गो टू सिविल एज वेल, एंड आप एमडीज के पास प्राइवेट में भी जा सकते हो. अगर आपको सिंस 10 to 12 days परसिस्टेंट कंप्लेंट चालू है, फीवर है, खांसी नहीं मट रही है, और कोई तकलीफ है, तो ये कंडीशन में फिर इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट पिक्चर में आते हैं. दे आर स्पेशलिस्ट फॉर कि इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसकी वजह से कंटिन्यूस सिम्टम्स क्यों है. सो दे कम्स इनटू द पिक्चर लेटर ऑन. और वो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाएंगे और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको आईडी स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे. राइट नाउ इन सूरत हम लोग देखने जाएंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट सूरत. तो वी हैव 2 आईडी स्पेशलिस्ट प्रेजेंट इन सूरत. एक है डॉक्टर प्रतीक सावज, who is providing service in government sector as well and in private sector as well, and Dr. Chirag Chatwani. Two are the major ID specialists right now practicing in Surat and South Gujarat, I should say. So they comes into the picture. But right, अगर आपको initial phase में कोई भी complaint हो रही हो, तो you can get treated with the family doctors. And after few days, if you are not recovering from the symptoms, तो फिर आप एमडीज या सिविल कहीं पे भी आप अप्रोच कर सकते हो. यू गेट अ बेटर ट्रीटमेंट और अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, इवन सिविल में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी. अच्छा मैडम, तो हायरार्की ऐसी रहेगी कि फर्स्ट 2 days यू नीड टू वॉच आउट एट योर होम, then you contact your family doctor. If you are not satisfied, contact MD doctor. Still not satisfied, contact specialist, and ultimately you reach to the hospital. That must be a hierarchy one need to follow. Acha, wonderful madam. So that is the very clear cut concept for all the people. Madam, अगर जो पहले 2 दिन हम घर पे रहते हैं, उस 2 दिन के अंदर हमें सिम्टम्स कुछ दिखे तो हमें कौन सी थेरापी घर पे लेनी चाहिए? क्योंकि अभी इतने सारे सोशल मीडिया पे डेली कुछ ना कुछ थेरापी आती रहती है. यू डू दिस एक्टिविटी, डू दैट एक्टिविटी, पता नहीं चल रहा. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो मैं आपके 2 चीज जानना चाहूंगा. पहली कि कौन से सिम्टम्स से हमें इमीडिएटली पता चलेगा कि हम वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द कोविड, हाँ, सीरियसनेस, नंबर 1. और नंबर 2, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या लेना चाहिए? ओके. ये जो आपने मुझे बोला, वैसे मैसेजेस, वैसे
जो है क्वेश्चंस मैंने काफी बार सुने हैं मेरे रिलेटिव्स से, मेरे फ्रेंड्स से, जो यूजुअली दे आर मतलब डॉक्टर्स नहीं है, जो लेमन है, जो नॉर्मल पब्लिक है, उनसे सुना है। जैसे कि आप अल्कोहल अगर कंज्यूम करोगे तो आपको बेटर रहेगा कि नहीं, मतलब यू विल बी ट्रीटेड, कोविड नहीं होगा आपको, या फिर गर्म पानी, एकदम गर्म पानी से नहाने से आपके जर्म्स मर जाएंगे जो आपके पेरीफेरी पे होते हैं बॉडी पे। ये सब रूमर्स है। अल्कोहल और वो सब कंज्यूम करने से और बाहर के अल्कोहल कंज्यूम करने से उसके जो ऑर्गेनिजम्स है वो मरेंगे नहीं, वायरसेस है वो मरेंगे नहीं। एंड ये जो एकदम गर्म पानी से नहाने से इंस्टेड ऑफ क्या करते हो, आपके बॉडी के पेरिफेरल स्किन लेयर्स को डैमेज करते हो। सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। सिम्टम्स में हम लोग देखने जाए तो आपको क्या क्या चिन्ह आते हैं, अगर आपको मैंने पहले बताया जैसे नाक में से पानी आ रहा हो, हेडेक हो रहा हो, या फिर आपको थोड़ा सा गले में खराश हो रही हो, सो दिस सीम्स टू बी अ वायरल फ्लू के सिम्टम्स हैं। सो इन दैट केस आपको अर्जेंटली रश करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पैरासिटामोल ले सकते हो और सिंपल एंटी एलर्जिक ले सकते हो। अगर आपको सिम्टम्स में खांसी हो रही हो, ड्राई खांसी हो, बुखार आ रहा हो, या फिर बहुत वीकनेस लग रही हो, या सिम्टम्स में अगर आपको स्मेल का सेंसेशन नहीं आ रहा हो, टेस्ट का सेंसेशन नहीं आ रहा हो, सो इन दैट केस या यू आर लाइकली टू हैव द सिम्टम्स ऑफ कोविड। और अगर उसके थोड़े सिवियर फॉर्म में अगर आप कोविड के सिम्टम्स देखें तो आपके ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो रही हो, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, या फिर आपको छाती में थोड़ा भारी भारी लग रहा हो, थोड़ा छाती में दर्द हो रहा हो, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ मॉडरेट फॉर्म ऑफ सिम्टम्स ऑफ कोविड। और अगर सीरियस फॉर्म ऑफ सिम्टम्स ऑफ कोविड में आपका हो तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल हो वो बिलो 90, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल इज 100 ऑन रूम है, अगर 93 के नीचे अगर आपका सैचुरेशन हो तो इस चीज में आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर या हॉस्पिटल फैसिलिटीज में तुरंत ही अप्रोच करना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द सीरियस कंडीशन। इन दैट केस यू विल हैव ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपका ऑक्सीजन लेवल कम दिखाएगा, आप अगर बैठे बैठे हो, अगर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो भी आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। These are the severe symptoms of COVID. So in that case we need to be aware कि अभी घर पे बैठने जैसा नहीं है and you need to rush to the hospital and get the fastest treatment as possible. Okay, wonderful. So these are the major things and major symptoms what we require to do. अच्छा मैडम, इसके साथ एक ओवरलैप चीज हो रही है. At many place people are using the thermal gun or the thermometer for the measurement of temperature. Is it a right way to detect that the person is suffering from this kind of a symptoms only by the measurement of temperature? सी एक्चुअली इनिशियल कोविड के अगर आप पॉजिटिव पेशेंट भी हो इनिशियली तो आपको नेसेसरी नहीं है कि फीवर आएगा ही या फीवर प्रेजेंट ही होगा। इन सम केसेस आपको जैसे एसिम्टोमेटिक कोविड बोलते हैं तो उस केस में आपको फीवर भी नहीं होगा, खांसी भी नहीं होगी, जस्ट थोड़ी वीकनेस, बॉडी एक और अनइजीनेस जैसा फील होगा आपको। तो इन दैट केस अगर आप वो थर्मल गन से मेजर करोगे तो टेम्परेचर तो आएगा नहीं आपको। सो ये आप क्या है मैसी मतलब यू विल बी कन्वर्टेड और मिसगाइड हो जाओगे आप कि नहीं इसको तो कोविड नहीं है, बट एसिम्टोमेटिक केसेस में कोविड हो सकता है। सो दिस वुड मिसलीड इंस्टेड। सो अगर फीवर हो तो वेल एंड गुड के आपको दिखा देगा उसमें, बट अगर जिस पेशेंट को फीवर है ही नहीं और प्रेजेंटेबल ही नहीं है तो वो हमें मिसलीड करेगा और फिर हम उसको नॉन कोविड डायरेक्शन में उसको सेग्रीगेट कर देंगे वो पेशेंट को। So madam, is it advisable to take check first the oxygen level? या ऑक्सीजन लेवल चेक करना इज मोर एडवाइजेबल रादर देन टू चेक द टेम्परेचर लेवल। अगर आप बाहर से भी तुरंत आओ
तो भी आपका फेरी फेरी में काफी बार टेम्परेचर लेवल हायर साइड पे दिखाएगा। सो इन दैट केस वो थर्मल गन से बेटर ये है कि आप आपका थर्मोमीटर जो है वो आप मैनुअल जो थर्मोमीटर आता है उससे आप टेम्परेचर चेक करें। और SpO2 लेवल जो है वो डेफिनेट मेजरमेंट है कि भाई हाँ कोरोना कोविड पेशेंट है कि नॉन कोविड पेशेंट है। बट इन सम केसेस जो माइल्ड और एसिम्टोमेटिक पेशेंट जो होते हैं उसमें सैचुरेशन लेवल भी काफी हद तक इनिशियली नॉर्मल आता है। बट या आई शुड से कि थर्मल गन से ज्यादा अच्छा मेजरमेंट इज SpO2 मॉनिटरिंग विद SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर। Thank you very much. It's a very needed information, madam, which you have provided. That oxygen meter is more reliable as compared to the thermal gun. Yeah. Fine. Yeah. Moving further, madam, if someone is detected with corona positive by the rapid, either by the means of rapid test or by the means of RT-PCR method, what should that person require to do immediately? What is the next action? इमीडिएटली अगर हमें मालूम चले कि हमें कोरोना हुआ है और हमें अगर कोई इतने मैंने जो बताया कि माइल्ड मॉडरेट और सिवियर सिम्टम्स, अगर माइल्ड सिम्टम्स में आप हो, आपका ऑक्सीजन लेवल एकदम नॉर्मल रह रहा है, सो इन दैट केस आपको डॉक्टर के पास अर्जेंट जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू अप्रोच बट यू कैन टेक अपॉइंटमेंट्स एंड देन यू कैन हैव अ टॉक विथ हिम और फिर आप जो कहें उनसे मिलिए। बट इन केस ऑफ मॉडरेट कंडीशन में अगर आपको माइल्ड कंडीशन में जो है आप अपने घर पे रह सकते हैं, सेल्फ आइसोलेट भी हो सकते हैं। एक अलग रूम में रहना, सब लोगों से आइसोलेट हो जाना, किसी के साथ बातचीत नहीं करनी, मास्क पहन के हमेशा रहना, ये माइल्ड केसेस में हम कर सकते हैं। अगर मॉडरेट केसेस में हमें प्रॉब्लम हो रही हो तो हम हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से कांटेक्ट करके उनसे एडवाइस ले सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। मीन्स के हमें ऑक्सीजन लेवल तो डेली चेक करना ही है, वेदर इट इज माइल्ड और मॉडरेट लेवल। दिन में 3-4 बार आपको ऑक्सीजन लेवल तो पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करना ही रहेगा। और फीवर तो आपको अगर होगा तो आपको माइल्ड वीकनेस रहेगी या फिर थोड़ा अनइजीनेस रहेगा, बॉडी टेम्परेचर भी आपको ज्यादा लगेगा, तो वो तो आप चेक करोगे ही करोगे। और आपको मॉनिटरिंग करते रहना है कि फीवर कितना आया है, कितने बजे आया है और आपने क्या क्या मेजरमेंट उसके लिए किया है। अगर मॉडरेट केसेस में ऑक्सीजन लेवल आपका 95 के आसपास रह रहा है तो आपको हर 2-3 दिन में आपके फिजिशियन के साथ कांटेक्ट रख के उसको बताने जाना रहता है कि आई एम एट दिस लेवल राइट नाउ। 2 दिन के बाद आप बताने जाओगे तो ही विल आल्सो गेट टू नो कि आपके डिजीज का प्रोग्रेस क्या है, वेदर वो स्टैटिक है, वो ज्यादा वर्सन हो रहा है, बहुत प्रोग्रेसिव है। इन मॉडरेट केसेस, इन सिवियर केसेस अगर सैचुरेशन लेवल 93 से बिलो रह रहा है, श्वास लेने में तकलीफ हो रही हो, सांस लेने में, फीवर परसिस्टेंट रह रहा है, तो ये केस में आपको बिना सोचे किसी भी हॉस्पिटल में आपको पहुंच जाना है। वहां पे आपको इमरजेंसी में कोई भी ट्रीटमेंट मिल जाएगी। इन दैट केस आपको आपके अपॉइंटमेंट की राह नहीं देखनी है। आप इमरजेंसी में जाके कोई भी कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में आप जाओगे और इमरजेंसी में आप जाओगे तो आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगी। एंड इन दैट केस यू नीड टू गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल जब तक आपको आपके सिम्टम्स में रिलीफ नहीं मिल जाती है और आप पूरे पूरे ठीक नहीं हो जाते। Okay, wonderful, madam. So the first and foremost thing, wear a mask, social distance, and regular monitoring of oxygen level. These are the major three things. Fine, madam. That is about the patient. Now, what about the family members? फैमिली मेंबर को, वो पेशेंट तो आइसोलेशन में रहेगा, वो मास्क भी पहनेगा, वो ऑक्सीजन भी मेजर करेगा, उसके साथ अब सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि इमीडिएटली जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना या आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट हो जाना। जो लोग घर पे आइसोलेशन में रह रहे हैं या माइल्ड सिम्टम्स है, उसके फैमिली मेंबर को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जरा आप उस पे जरा बताइए हमारे स्टूडेंट और हमारी टीम को। या अगर कोई पेशेंट घर पे या फैमिली में आइसोलेट हो रहा है, हमारे फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स उसमें से कोई भी हो जिसको आइसोलेशन की जरूरत हो सकती है, तो इन दैट केस प्रिकॉशंस में हमें क्या लेने हैं कि उनको एक स्पेशल रूम में आइसोलेट कर देना है, उनके कांटेक्ट में किसी को नहीं आना है।
उनके जो बिलोंगिंग्स हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, वो हमें पूरी करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आइसोलेट कर दिया तो उनको छोड़ दिया और एक रूम में रख दिया। In that case, what we need to do is, first thing is कि मास्क हमें पहन के रखना है एज अ रिलेटिव, और पेशेंट को भी मास्क पहन के रखना है, जिससे कि ड्रॉपलेट मेथड से फैमिली के अदर मेंबर्स पॉजिटिव या इन्फेक्टेड नहीं हो। द फर्स्ट थिंग मास्क पहन के रखना है। द सेकेंड थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज कि जिस पेशेंट को हमने आइसोलेट किया है, उसका जो उसको खाना वगैरह आप दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, वो आप रूम के बाहर रख सकते हो, वो अपने आप ले लेगा। और उनके जो डिशेस वगैरह है, वो आप वो वॉश करने के टाइम आप डिटर्जेंट के साथ, गर्म पानी के साथ वॉश करना रहता है। उसके जो क्लोथिंग्स है, जो पॉजिटिव पेशेंट के क्लोथिंग्स है, उसको भी गर्म पानी में डाल के डेटॉल और सोप सॉल्यूशन में डाल के उसको थोड़े टाइम रखने के बाद, यानी फ्यू आवर्स में रखने के बाद उसको वॉश करना रहेगा। दूसरी थिंग हमें क्या करनी रहती है कि उसको सेपरेट बाथरूम देना रहेगा। इफ पॉसिबल सेपरेट बाथरूम दीजिए, और सेपरेट अपने कपड़े और सेपरेट अपने जो भी यूटेंसिल्स वगैरह हो वो सेपरेट ही रखें, ताकि आपके दूसरों के इन्फेक्ट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और फ्रीक्वेंट, मेन थिंग इज फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग रखना है, क्योंकि जितना हम हैंड वॉशिंग करेंगे उससे जर्म्स के वॉश आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हैंड सैनिटाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन, बट हैंड सैनिटाइजिंग में हम क्या करते हैं कि हाथ में सैनिटाइजर लेके हम जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, बट वो ये खाली मर जाएगा सैनिटाइजर से। बट बार बार हाथ धोने से आप नॉट नेसेसरी कि भाई स्पेसिफिक साबुन लो या फिर बहुत महंगा साबुन लो या ये लो, जस्ट आप 5-10 रुपए के साबुन से भी ये कोविड के जो वायरस है वो हाथ से वॉश आउट हो जाते हैं। एज एवरीवन नोज 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, सबको मालूम ही होगा, हम देख चुके हैं कि किस तरह से लेना है। बट यू नीड टू टेक द सोप सोल्यूशन लाइक दिस, फिर यू नीड टू रब लाइक दिस। दीज आर द 7 स्टेप्स। ऐसे रब किया, ऐसे रब किया, फिर ऐसे रब किया, फिर आपको सारी फिंगर्स रब करनी है सॉल्यूशन से, सोप सॉल्यूशन से। फिर जो है आपको नकल्स रब करने हैं, नकल्स यानी वो भी क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको रिस्ट रब करना है उससे, और फाइनली आपको पानी से हाथ धो देना है। इससे क्या है कि आपके हैंड के सारे पोर्शन में जो वायरस है वो वॉश आउट हो जाएंगे। सो हैंड वॉशिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिलेटिव एज वेल एंड फॉर पेशेंट एज वेल। अगर दूसरे पॉइंट में हम लोग देखने जाए तो हैंड वॉशिंग के साथ साथ आपको मास्क इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। So this would be the most important precautions we need to take for the isolated patients. वंडरफुल मैडम, बहुत क्लियर आपने समझाया, सीधी सादी सरल भाषा में, तो फैमिली मेंबर को भी पता चलेगा। अच्छा मैडम, पेशेंट की ही हम थोड़ी ज्यादा बात करें तो जो पेशेंट ऑलरेडी कोई डिजीज से सफर हो रहा है, ऑलरेडी उसको एग्जिस्टिंग कोई डिजीज है, तो ऐसे कौन से पेशेंट है जिनको कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? नंबर 1, इसके अंदर एक सब क्वेश्चन ऐसा कि अगर ये पेशेंट को कोरोना हुआ है तो वो डिजीज का भी प्रोग्रेशन बढ़ जाएगा उसको, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज है उसका? अभी हम देखने जाए तो जो हायर एज के पर्सन है, दैट इज बिलो 50, बिलो 60, अरे अबव 60, above 50, they are more vulnerable towards the disease progression, यानी उनको कोविड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि देयर आर टू, अगर आप देखने जाए तो इट डिपेंड्स ऑन इम्यूनिटी एज वेल। सो एक तो आपका मेजर जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अगर आपका उस पॉजिटिव या सस्पेक्टेड पेशेंट के साथ हुआ तो यू आर मोर लाइकली टू हैव कोविड, आपको कोविड होने के चांस ज्यादा है। और दूसरा, जैसे कि आपने बताया, ओल्ड एज है, जिसको डायबिटीज है, मल्टीपल जैसे कि कोमोरबिटीज है, जिसको डायबिटीज है, प्रेशर है, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, जिसको हार्ट की कोई बीमारी हो, जिसको कोई और प्रॉब्लम हो,
वो नॉर्मल पब्लिक से ज्यादा वल्नरेबल है कोविड होने के, बिकॉज अगर आपको ये सारी तकलीफें है तो आपकी इम्यूनिटी ऑब्वियस है कि थोड़ी कम ही होगी। तो जिस केस में इम्यूनिटी डाउन होती है उस केस में आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो इन दैट केस आप डिजीज इन्फेक्टेड होने के बहुत चांसेस है आपको, और वल्नरेबल भी हो आप डिजीज के इन दैट केस। और जैसे कि आपने पूछा कि ये डिजीज प्रोग्रेशन कितना हो सकता है, अगर जैसे आपको कि डायबिटीज है, राइट। सो अगर हम कोविड मैनेजमेंट करेंगे, अगर हॉस्पिटल में आप देखो तो कोविड मैनेजमेंट में काफी सारे इंजेक्शंस देने रहते हैं हमें, जिससे कि आपका लंग प्रोग्रेशन जो है, रेस्पिरेटरी इलनेस जो है वो ज्यादा नहीं बढ़े। सो वो जो इंजेक्शंस होते हैं वो काफी बार आपके शुगर लेवल, काफी बीपी लेवल पे भी अफेक्ट करते हैं। सो इन दैट केस योर द कोमोर्बिटीज, यानी कि जो आपकी डिजीज ऑलरेडी जो आपके पास थी वो भी वर्सन होने के चांसेस है। इट्स नॉट दैट के हर पेशेंट में होगा, बट लाइकली आउट ऑफ 10, 1 to 2 पेशेंट में हो सकता है कि आप के डिजीज प्रोग्रेशन बढ़ सके। हाँ, हमारे पास दूसरी मैनेजमेंट भी है, अगर आपका डिजीज प्रोग्रेस हुआ तो हम उसे भी मैनेज करते हैं, बट नॉट नेसेसरी। अगर 1% केसेस में भी ऐसा हो सकता है कि द डिजीज प्रोग्रेस वेरी फास्ट एंड इट इज अनकंट्रोलेबल। एंड आई टॉक अबाउट दिस, ये जो थिंग मैंने बताई वो 30 to 40% में होता है कि डिजीज प्रोग्रेस हो सकता है। सीवियर फॉर्म में खाली 1 to 2 पेशेंट्स में आपको मिलेगा, बट नॉट नेसेसरी। आज मैं आपको हमारे ही एक कलीग के बारे में बताऊंगी। ही वॉज जस्ट 38 years old। आज आपने सुना ही होगा कि 3 दिन या 4-5 तारीख को 4 दिन पहले हमने हमारा एक कोरोना वॉरियर घुमाया, जिसने, डॉक्टर हितेश लाटिया नाम है उसका, यस, डॉक्टर जिसने, हितेश लाल। या सबने सुना होगा, न्यूज में है ये। एंड जिसने 1.5 महीना या 2 महीना कोरोना वॉरियर तरीके से सब पेशेंट की सेवाएं की, और ही सर्व्ड लाइक एनीथिंग। और आज ही वॉज नॉट इन्फेक्ट, मतलब उसको कोई डिजीज नहीं थी, उसको ना डायबिटीज था, ना प्रेशर था, ना कोई बीमारी थी, उसको कोई पास्ट इलनेस नहीं थी, बट उसकी डिजीज जो थी वो इतनी प्रोग्रेसिव थी कि हमने पूरी मेहनत की, मतलब एवरी टीम, एवरी वन इन सूरत ने उनके लिए प्रेयर की, सारी मेहनत की मेडिकल लेवल पे भी, बट वी कुड नॉट सेव हिम। सो 1 या 2% केसेस में ऐसा होता है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी आप एकदम सीवियर लेवल पे पहुंच सकते हो। बट या वल्नरेबल केसेस में जो प्रोग्रेशन वाले होते हैं, एज होती है, जिसको मल्टीपल डिजीज होती है, उनका हायर इलनेस की तरफ पहुंचना थोड़ा मोर लाइकली होता है, जिसको मतलब कुछ नहीं है उसके फेवर में। परफेक्ट मैडम। सो मैडम, आपकी बात से ये पता चल रहा है कि द इम्यूनिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। या हमारे जो स्टूडेंट है वो सब जानते हैं इम्यूनिटी के बारे में, दे आर अवेयर विद द फैक्ट इट्स अ पावर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड वन या रिक्वायर्ड टू कीप द इम्यूनिटी प्रॉपर। मैडम, व्हाट इज योर सजेशन एज अ लेमैन जो सफर नहीं कर रहा है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको इम्यूनिटी अपनी कैसे मेंटेन करनी चाहिए घर पे रह के? क्योंकि थोड़ी दिन के बाद लॉकडाउन खुलने वाला है, स्टूडेंट्स भी सब कॉलेज आना शुरू होंगे, फैकल्टी मेंबर भी वहां जाना शुरू होंगे। तो या जब ऐसी नॉर्मल परिस्थिति आएगी, वी रिक्वायर टू मेंटेन अवर इम्यूनिटी। सो व्हाट इज योर एडवाइस, हाउ टू रिमेन हेल्दी? okay, to boost up your immunity and to keep your immunity at a normal level, हमें जो है वो फर्स्ट थिंग इज कि हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स बहुत अच्छी रखनी है। मीन्स नाउअडेज, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलेज स्टूडेंट्स, राइट। तो कॉलेज स्टूडेंट्स में अगर हम देखने जाए तो पिज्जा, बर्गर्स and fast food has taken a very high peak. So in that case you should just have a normal, जो घर का खाना आप खाते हो, सब्जी रोटी है, दाल चावल है, या फिर नॉर्मल घर का बना हुआ कुछ भी गरम खाना खाना चाहिए। This helps us in keeping our immunity good.
दूसरी थिंग है कि आपको पानी ज़्यादा पीना है, कीप आवरसेल्फ हाइड्रेटेड। दिन में करीबन 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पीने से ज़्यादा क्या होता है, एक्सेस वाटर इनटेक से बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो वॉश आउट हो जाते हैं, और टॉक्सिन्स वॉश आउट होने से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। दैट इज़ द सेकंड पॉइंट कि आपको वेल हाइड्रेटेड रहना है। द थर्ड थिंग इज कि आपको एक्सरसाइज, योगा आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। एक्सरसाइज, योगा वो सब रेगुलर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी फिटनेस अच्छी रहती है एंड इम्यूनिटी उससे वेल बिल्ड रहती है थ्रू एक्सरसाइज एंड थ्रू योगा। आप किसी भी फॉर्म में करो, योगा, एक्सरसाइज, उस फॉर्म में। दूसरा जो है स्ट्रेस, अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस से यूजुअली क्या होता है, एज मैं साइंस स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, सो यू मस्ट हैव स्टडीड, ज़्यादा स्ट्रेस होने से बॉडी में कॉर्टिजोल नाम का जो सिक्रेशन होता है वो बढ़ता है, और कॉर्टिजोल बढ़ने से क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। सो इन दैट केस अगर कॉर्टिजोल नहीं बढ़ाना है तो स्ट्रेस कम करना है। और दूसरी थिंग है कि आपको जैसे कि अभी मल्टीपल हम लोग सुनते हैं ट्रीटमेंट्स में, विटामिन सी आप ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, और मल्टीपल जो विटामिन D3 है वो टैबलेट्स आप ले सकते हो। दिस कीप्स इन इम्प्रूविंग योर इम्यूनिटी वेल, दिस कीप्स योर इम्यूनिटी वेल, दीज आर कंसिडर्ड एज इम्यूनिटी बूस्टर्स। दूसरा जो है, अभी होम्योपैथी में भी आपको एक मेडिसिन मिलेगी, आर्सेनिक आल्ब एंड मेनी मोर। ऐसा नहीं है, दूसरी काफी भी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो इम्यूनिटी बूस्टर के और से तरफ से यूज हो रही है, आप वो भी ले सकते हो। अगर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू आप देखने जाए, जो हमें नेचुरली कहीं पे भी मिल जाएगी, स्टूडेंट लेवल पर आपको घर पे भी ये चीज मिल सकती है, जैसे तुलसी है, अश्वगंधा है, नीम है, या फिर आप देखने जाए तो जिंजर है यानी कि अदरक, लहसुन है। ये सब चीज खाने से भी आपकी इम्यूनिटी काफी वेल बिल्ड रह सकती है। सो इन दैट केस these are the immunity measures which we need to take to just build up our immunity. वंडरफुल मैडम। हमारे साथ थोड़ी देर में एक दूसरे कोरोना वॉरियर पेशेंट भी जुड़ रहे हैं और वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वो कैसे रिकवर हुए। वो तब तक आते हैं, तब तक मैडम एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैडम, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर लाइक देयर इन अ इमरजेंसी वार्ड एज यू आर सर्विंग ओवर देयर एंड यू आर गिविंग योर सर्विस ओवर देयर? वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है? इट मस्ट बी अ डिप्रेसिंग अकॉर्डिंग टू यू। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इट इज ओवर देयर? अगर आप इमरजेंसी में देखने जाओ या फिर कोई भी कोरोना वार्ड में देखो या फिर कोई भी आईसीयू में देखो, कोरोना आईसीयू, राइट, द एटमोसफेयर इज नॉट गुड। क्योंकि जो भी रिलेटिव आता है, जो भी पेशेंट आता है एक्चुअली, वो अगर हॉस्पिटल आया है सो दैट इंडिकेट्स कि उसको कंप्लेंट ज़्यादा है, सो वो ही कम्स विथ लॉट ऑफ सफरिंग्स। उसके साथ रिलेटिव भी बहुत पैनिक होके आते हैं। लाइक एक चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए, व्हाट आई नीड टू टेल इज कि अगर आप किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए लेके जा रहे हो, तो जहां तक हो सके एक रिलेटिव, एक अटेंडेंट उसके साथ जाए। क्योंकि ज्यादा रिलेटिव अटेंडेंट जाने से आप पब्लिक को भी, मतलब आप खुद भी इन्फेक्टेड हो रहे हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा जा रहे हो। सो यू आर गोइंग एट अ प्लेस जहाँ पे मैक्सिमम इन्फेक्शन होता है, क्योंकि इमरजेंसी में मैक्सिमम इन्फेक्टेड पेशेंट्स आएंगे आपके पास। सो इन दैट केस आपको बहुत ज्यादा लोगों को जाना अवॉइड करना चाहिए, आपके खुद के लिए और दूसरों के लिए। दूसरों के लिए कि आप उनको इन्फेक्ट ना करें, और खुद के लिए कि आप खुद इन्फेक्ट होके ना आ जाए। एंड एटमोसफियर जो है, सही बताओ कि पेशेंट्स बेग टू अस कि आप हमें बचा लो, क्योंकि वी ट्राई मच कि सबको बेड्स मिल जाए, सबको अवेलेबल हो जाए सारी फैसिलिटीज, बट कुछ टाइम आपको 2-3 घंटे इमरजेंसी में रहना पड़ता है क्योंकि बेड अवेलेबिलिटी नहीं होती है। सो द सिचुएशन इज नॉट गुड इन दैट केस के इमरजेंसी में एटमोसफियर इतना अच्छा नहीं होता है। यू जस्ट नीड टू सी दी सैड थिंग्स के हमारे इसको ये हुआ है, हम इतना सफर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। बट इन दैट केस वी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ एंड द हेल्थ केयर वर्कर्स, हमें डाउन नहीं होना है, हमें ट्रीट करने ही बैठना है।
and we need to serve the society. We need to be enthusiastic. अगर हम ही होप लूज कर देंगे तो हम पेशेंट को क्या होप देंगे? सो इन दैट केस हमारी तरफ से एंथुजियाज्म इतनी ही होती है, बट पेशेंट्स और रिलेटिव की तरफ से पैनिक और सफरिंग ज्यादा रहती है. सो द एटमॉस्फेयर इज नॉट दैट गुड. वंडरफुल मैडम. हमारे साथ दूसरे कोरोना वॉरियर जो वेरी रिसेंटली कोरोना से रिकवर होके हेल्दी परिस्थिति में हमारे बीच हाजिर है. मैं पहले उनका परिचय दे देता हूं. मैडम, हम वापिस आप पे आएंगे, थोड़ी बात और हम ज्यादा करेंगे. आई रिक्वेस्ट यू टू बी रिमेन ऑन अ लाइन ओवर हियर. जो हमारे दूसरे कोरोना वॉरियर है वो इस तरह से कोरोना वॉरियर है जिसने कोरोना को हराया है. हराया का मतलब ये है कि इनको कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था, वो अस्पताल के अंदर एडमिट हुए थे, उन्होंने कोरोना की ट्रीटमेंट ली थी और अभी वो हेल्दी परिस्थिति में हमारे सामने आज हाजिर है. मैं पहले उनका परिचय आपको थोड़ा दे दूं. जो कोरोना वॉरियर है वो बाय प्रोफेशन एंकर, मोटिवेटर, ट्रेनर एंड जर्नलिस्ट सर्व कर रहे हैं. बहुत सारे क्राउड के बीच में रहते हैं और सूरत के अंदर बहुत सारी संस्थाओं के साथ वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं. उनका नाम है श्री ललित बलदानिया और प्रोफेशनली ही इज वर्किंग एज अ इवेंट मैनेजर एज वेल एज अ कंसल्टेंट एंड अ कोच. ललित भाई, आपका बहुत स्वागत है श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड अप्लाइड साइंस पे. सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्र दिन की आज 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहूंगा. हमारे साथ अभी जो ऑडियंस है वो हमारे स्टूडेंट है और सब स्टूडेंट जो है वो साइंस के स्टूडेंट है, लेकिन हम सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन विश करना चाहेंगे, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करेंगे. और एज यू रिकवर्ड फ्रॉम द कोरोना, आप कोरोना से बाहर आ गए हो, हम आपसे थोड़े सवाल जवाब करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे कि जब पहले दिन आपको कोरोना डिटेक्ट हुआ था, वेरी फर्स्ट डे, आपका रिएक्शन क्या था? व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू हैव फाउंड ऑन अ फर्स्ट डे दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम अ कोरोना? आपका रिएक्शन क्या था, ललित भाई? जी दर्शन भाई, पहले तो मैं श्री राम कॉलेज जो इंस्टीट्यूट है उन्हीं का धन्यवाद चाहूंगा कि आपने इस तरीके से जो आज 15 अगस्त के दिन ऐसा शो और ऐसा टॉक जो है वो आयोजित किया है. डॉक्टर कानन मैडम भी हमारे साथ है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से जो इस तरीके से कोरोना के बारों में जो बात बता रही है. बहुत धन्यवाद. दर्शन भाई, आपने पूछा कि आपका पहले रिएक्शन क्या था, तो मैं आपको बताऊं कि भाई मेरे को वैसे तो कोरोना के सामने वैसे मोटिवेटर है तो हम तो पॉजिटिव सोचते हैं और हमें जो भी होता है कि भाई मेंटली जितने आप प्रिपेयर रहते हैं, तो वैसे मेंटली प्रिपेयर थे कि भाई हमें क्या कोरोना हो सकता है, कोरोना हमें कैसे होगा, ऐसे सब सोचते थे. लेकिन जब डॉक्टर पास गए और डॉक्टर ने जब जांच की तभी ऐसा बताया कि भाई कोरोना ही है, तो मैंने बोला कि सर आप ऐसे बोल सकते हो, आप कैसे बता सकते हैं कोरोना है? तो बोले कि भाई 1-2 सिम्टम्स है उसके वजह से. तो फिर उन्होंने जो भी बताया तब थोड़ा बहुत डर महसूस हुआ था, क्योंकि ये जो कोरोना के न्यूज़, कोविड-19 के न्यूज़ जो है वो सब सुनकर थोड़ा बहुत डर तो महसूस होता ही है. और तब रियल में एहसास हुआ थोड़ा बहुत कि भाई कोई भी बीमारी है वो किसी भी बंदे को हो सकती है, इसमें वो किसी को भी नहीं छोड़ सकती. तो ऐसे ही पहले जो मेरे को बताया डॉक्टर ने कि भाई आपको कोरोना है, तब डॉक्टर ने बताया, फिर सीटी स्कैन करवाया तो सीटी स्कैन में शाम को 5 बजे तक उसका सीटी स्कैन का रिपोर्ट आया, तो उसमें भी लिखा हुआ आया कि भाई कोविड-19 की जो पोजीशन है उसके हिसाब से आपको कोविड-19 जो है उसी की इफेक्ट हो सकती है. तब थोड़ा बहुत घबरा गया था और घर पे सारे लोग जो थे वो भी इतने सारे घबरा गए, क्योंकि कोरोना का जो कहर है उसी की वजह से डर बहुत ही मतलब महसूस किया था. तो ये पहला मेरा रिएक्शन था. फिर जो हम अस्पताल गए तब थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव वहाँ से सुनने को मिला कि भाई उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से 10-15 दिन रेस्ट करना पड़ेगा
आपको होम आइसोलेशन होना है तो वो, और या तो हॉस्पिटल में जाना है तो हॉस्पिटल में, जो भी है। तब थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि भाई कोई बात नहीं, ये तो बीमारी है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब वेट एंड वॉच, 15 दिन निकाल लें। ऐसा मेरा पहला रिएक्शन था सर। बहुत बढ़िया ललित भाई, आपने पॉजिटिविटी दिखाई और पॉजिटिव सोचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा ललित भाई, आपको पहले दिन से कौन से सिम्टम्स आ रहे थे? एज अ पेशेंट आपको क्या लग रहा था कि मुझे ये ऐसा हो सकता है? आपको क्या सिम्टम्स आए? जी जरूर दर्शन भाई। अभी जो सिम्टम्स है, अभी ज्यादातर सिम्टम्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उसमें से ये जो खांसी वाला ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं था मेरे को। जो भी था मेन सिम्टम्स वो था मेरे को बुखार, क्योंकि पिछले 4 दिनों से मेरे को बहुत सारा बुखार रहता था। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था कि भाई ये तो बहुत सारा ट्रैवलिंग किया है, बहुत सारा प्रोग्राम्स जो किए हैं, तो उसकी थकावट की वजह से होगा। तो यहाँ से लोकल डॉक्टर जो थे उसके पास से दवाइयाँ लेना शुरू किया, और रिपोर्ट लेकर ही, तो रिपोर्ट में तो क्या, मेरे को लगा कि भाई रात को ही बुखार आ जाता है तो शायद ये मलेरिया ऐसा कुछ बुखार होगा। लेकिन कुछ भी नहीं आया। सब रिपोर्ट्स करवाए तो उसमें फीवर था। थोड़े बहुत जो भी थे बहुत नॉर्मली तरीके से बता रहे थे डॉक्टर मैम कि भाई सर कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ नॉर्मल फीवर है। मैंने फिर भी बोला कि मेरे को मेडिसिन नहीं लेनी है, जी सीधे आप जो ट्रीटमेंट है वो फास्ट रिकवरी होने की। तो उन्होंने जो भी थे वो बॉटल का ही जो भी जरिया था, 5-6 बोतल उन्होंने वहां पे मेरे को ट्रीट किया। फिर भी जो बुखार था वो कम नहीं हो रहा था। फिर जो भी था वो एमडी डॉक्टर के पास गए, और एमडी डॉक्टर जो थे उन्होंने फिर ये सजेशन किया कि भाई आप जो भी है सीटी स्कैन करवाओ। तभी उन्होंने बता दिया था कि कोरोना, मतलब मेन सिम्टम्स था वो एक ही था कि मेरे को ज्यादातर बुखार था, 103-4 डिग्री सेल्सियस जो हमारा जो फीवर रहता है टेम्परेचर वो रहता था, और थोड़ा बहुत थकावट लगती थी। और फिर मैं दूसरे तीसरे दिन से मेरे को थोड़े बहुत वो जो हमें श्वास लेने में जो तकलीफ होती है वो दूसरे तीसरे दिन मेरे को महसूस हुई थी। अच्छा, बराबर है। तो धीरे से फिर आप दर्शन भाई दूसरे डॉक्टर के पास गए, बड़े डॉक्टर के पास गए, और फिर अल्टीमेटली आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो मैडम, आपकी बात और पेशेंट की बात एकदम सिंक हो रही है। आपने जैसे बताया धीरे धीरे ललित भाई का प्रोग्रेस भी ऐसे ही हुआ, और अल्टीमेटली वो वहां पे जाके एडमिट हुए अस्पताल के अंदर। अच्छा ललित भाई, ये जानना चाहते हैं कि आप कितने दिन तक अस्पताल के अंदर रहे? वैसे अस्पताल में डॉक्टर ने तो यही एडवाइस किया था कि आपको इतना जो भी है आपके पास अगर सुविधा है तो आप घर में भी होम आइसोलेशन हो सकते हैं। तो मेरे लिए वो भी ठीक था, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स में भी हमारा जो मेरा दूसरा घर है वहाँ पे हम 3 लोग ही रहते थे, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा। तो मैं सोचता था कि भाई घर पे ही रहे। लेकिन ये क्या होता है कि भाई जो डर है, फियर जो है वो किसी भी इंसान को थोड़ा बहुत तो वहां पे तरबरत कर ही देता है। मेरे ही पड़ोस में एक लड़का मेरी उम्र का, 35 साल की उम्र थी उसकी, तो उसी लड़के की जो 7 दिन ये कोरोना की वजह से डेथ हो गई। मेरा रिपोर्ट आया, उनका रिपोर्ट दोनों ही साथ में आए थे। तो थोड़ा बहुत ही उनका पहले था रिपोर्ट, और मेरे को जो एडमिट होना था हॉस्पिटल में वो फिर बाद में था। तो उनकी जो डेथ हो गई तो फिर घर के लोग भी घबरा गए थे, मैं भी थोड़ा बहुत घबरा गया था। फिर मैंने सोचा कि भाई केयरलेस नहीं रहना है, घर पे होम आइसोलेशन नहीं करना है, क्योंकि अभी इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ी तो डॉक्टर लोग जो उतने अवेलेबल नहीं रहते हैं। डॉक्टर को बोला कोई भी है आपका चार्ज जो भी होगा सर, आप हमें अस्पताल जो भी है सजेस्ट कीजिए, हम अस्पताल में ही जाना चाहेंगे। तो फिर मैंने तुरंत ही अस्पताल में पहले दिन ही एडमिट हो गए। सरथाना में जो स्पार्कल हॉस्पिटल है वहां पे एडमिट हो गए। को बस जब एडमिट हुआ उसी टाइम पे मैंने बिल्कुल वेट नहीं किया था। मेरा 5 बजे जो सीटी स्कैन का रिपोर्ट आया, तुरंत ही मैंने वहां पर जाकर, कोई तैयारियां करके नहीं गए थे, फिर भी तुरंत जाकर एडमिट ही हो गए। और लकीली क्योंकि मैं गया उसके बाद वहां पे अस्पताल में कोई बेड भी खाली नहीं था, तो सर ने भी बताया सर आपके लिए अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे जगह मिली। तो अस्पताल में एडमिट हो गया, 4 दिन रहे। तो फिर अस्पताल में 2 दिन के बाद जो कोरोना रिपोर्ट के लिए आए लोग, कोरोना रिपोर्ट उन्होंने किया। फिर रिपोर्ट जो 4 तारीख को आया कोरोना का,
सीटी स्कैन में पता चल गया था, क्योंकि सब लोग को, डॉक्टर को तो पता है, कानन मैडम जो है उसको भी, कि भाई सीटी स्कैन जो है वही बेटर है कोरोना रिपोर्ट से भी पहले। तो 4 दिन तक इसलिए रुकना पड़ा अस्पताल में कि भाई कोरोना रिपोर्ट नहीं आया था। डॉक्टर ने भी एडवाइस दिया था। तो कोरोना रिपोर्ट 4 तारीख को आया, तब उसमें था कि बहुत ही कम है, इतना सारा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप जो भी है घर पे होम आइसोलेशन करना है तो भी कर सकते हैं, या अस्पताल में कंटिन्यू भी। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, तो अब घर पे ही रहते हैं। फिर डॉक्टर ने वहां से लीव कर दिया, तो मैं 5 दिन रहा था वहां पे अस्पताल। फिर 5 तारीख को घर पे ही आ गया। अच्छा, ललित भाई, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि जैसे आपको डिटेक्ट हुआ, थोड़ी देर पहले कानन मैडम ने भी यही बात बताई कि आपको लगे ऐसा पता चले, आप स्ट्रेट अवे अस्पताल में जाइए और वहां कंसल्ट कीजिए और एडमिट हो जाइए। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, ललित भाई और दर्शन भाई, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि ललित भाई, ये आपका डिसीजन अच्छा था कि आप एडमिट हो गए, और जैसे डॉक्टर ने बताया कि नाउ यू आर वेल, यू कैन गो होम एंड गेट आइसोलेटेड होम। तो दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग कि आप आइसोलेट हो गए, क्योंकि आज हमारी जो कंडीशन है, हम जिस स्टेट पे खड़े हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स कम है, बेड कम है, गवर्नमेंट एसएमसी सारी मेहनत कर रही है कि हम पेशेंट्स को बेड अवेलेबल करवाए। बट इसमें क्या होता है कि जैसे आज मुझे कोरोना हुआ है, आई एम गुड, मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है अभी, पर फिर भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट होके एक बेड ऑक्यूपाई कर रही हूँ। और जिस पेशेंट को रियल में जरूरत है बेड की, जिसको ऑक्सीजन कम हो रहा है और वो इमरजेंसी में मर रहा है, सो आई वांट टू टेल दिस टू द स्टूडेंट्स एंड टू द सोसाइटी कि अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करे कि आप अच्छे हो, फिट हो, होम आइसोलेट हो सकते हो, तो प्लीज उनकी एडवाइस फॉलो करिए, ताकि जिसको जरूरत हो उनको बेड मिले और सर्वाइवल रेट हमारा अच्छा रहे। और क्योंकि उसकी भी फैमिली है एंड एवरीवन नीड्स एवरीवन, हमें मोर्टेलिटी नहीं बढ़ानी है, सबको बाहर निकालना है। सो जैसे ललित भाई ने किया, वैसे ही मैं बोल रही हूँ कि सब उस चीज को फॉलो करें। एग्री मैडम, वंडरफुल वंडरफुल मैडम। अच्छा ललित भाई, अस्पताल में आप गए और अस्पताल में ट्रीटमेंट शुरू की, तो ये जो ट्रीटमेंट थी, आपकी ट्रीटमेंट उन्होंने अलग अलग टाइप से शुरू की होगी, तो आपने कुछ मेडिसिन के बारे में उनके साथ डिस्कस किया था? कौन सी मेडिसिन आप दे रहे हैं मुझे, क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा हुई थी आपकी उनके साथ? सर उसमें क्या कि ट्रीटमेंट जब स्टार्ट किए तब तो डॉक्टर लोग भी साथ में नहीं रहते, तब तो उसका जो पूरा नर्सिंग का स्टाफ होता है उनको सजेस्ट किया हुआ होता है और एडवाइस भी दिया होता है कि जो भी पेशेंट आए उसको सबसे पहले उसके ब्लड के सब रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट जो है वो करते हैं। उसके बाद जो भी है हमारे कार्डियोग्राफ वो भी करते हैं। उसके बाद जो भी है दवाइयाँ, सबसे पहले वो काम करते हैं वो एक ही करते हैं कि बुखार कम से कम हो जाए, बुखार कंट्रोल में जाए। तो उसके इंजेक्शन सब लगाए थे। हम पूछते हैं उनको कि भाई ये किस लिए इंजेक्शन है, ये बोतल चढ़ा रहे हैं आप तो किस लिए है, ये सब पूछते हैं। लेकिन क्या है कि वो नर्सिंग स्टाफ है, वो तो सिर्फ बस संक्षिप्त में आंसर देते हैं भाई सर ये बुखार के लिए है, ये आपको एसिडिटी ना हो इसलिए है, ये आपको थोड़ा बहुत भी जो भी है थकावट लग रही है इसलिए है, ये थोड़ी एनर्जी के लिए, ये विटामिन सी के लिए है। बस ऐसी सब बातें जो बता रहे थे, तो ऐसा ही वहां से आंसर मिल रहा था हमें। अच्छा, बराबर है। अच्छा मैडम, ये पेशेंट को नॉर्मली कौन सी मेडिसिन अस्पताल में प्रोवाइड करते हैं जो हम घर पे फैसिलिटी मैनेज नहीं कर सकते? ऑक्सीजन मीटर, वेंटिलेटर वो अलग बात है, लेकिन अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो अस्पताल में उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन? इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन अगर हम देखने जाए तो कोरोना में जो है वो खून जो है वो क्लॉट होने के चांसेस भी होते हैं। तो इन दैट केस आपको एक एंटीकोएगुलेंट यानी कि खून पतला करने का इंजेक्शन चालू रखना पड़ता है। एक ये है। एक लंग की कंडीशन खराब ना हो, दैट इज वो हम लोग सिटी स्कैन है, रिपोर्ट्स है, बाकी सब ब्लड रिपोर्ट्स भेजे हुए हैं, उस पे से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वेदर इसको स्टेरॉइड्स वगैरह जिससे कि लंग खराब ना हो, जिससे कि आपकी इंटरल्यूकिन 6 कंडीशन और खराब ना हो, वो हम लोग देते हैं। बट नॉट नेसेसरी कि हर केस में देना पड़े, इट डिपेंड्स ऑन द रिपोर्ट एंड द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। दूसरा है हम लोग विटामिन सी देते हैं, विटामिन D3 देते हैं,
जिंक प्रिपरेशंस देते हैं, उनको प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, जैसे मैंने आपको बताया अर्लियर, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड थेरेपी देते हैं। और बाकी जो है, एक आपने सुना ही होगा, एज एवरीवन नोज के इंजेक्शन जो टॉसिलिजुमैब है, रेमडेसिविर है, ये भी अभी WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट टू बी गिवन इन ईच एंड एवरी पेशेंट, सारे पेशेंट में ये देना नहीं होता है। और ये जो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन जब बिगड़ रही हो एंड यू आर नॉट रिजॉल्विंग इन स्पाइट ऑफ इतने सारे ट्रीटमेंट के बाद भी अगर आप रिकवर नहीं हो रहे, इन दैट केस आपको टॉसिलिजुमैब और रेमडेसिविर देने की जरूरत पड़ रही है। दीज आर, ये जो 2 इंजेक्शंस है वो WHO की गाइडलाइन से प्रोबेबल ट्रीटमेंट है। दीज आर नॉट दी डेफिनेट ट्रीटमेंट। मैं अभी आपको बता रही हूँ, अभी डेफिनेट और कंफर्म ट्रीटमेंट ये नहीं है। बट या इसे देने से हमें रिकवरी रेट अच्छे मिल रहे हैं एंड ये प्रोबेबल ट्रीटमेंट है कोरोना के लिए इन सीवियर केसेस, तो हम लोग ये इंजेक्शन दे रहे हैं। जैसे कि ललित भाई को होम आइसोलेट बोला था, इन दैट केस मलेरिया की ट्रीटमेंट है, एंटी HIV ट्रीटमेंट है, जैसे कि मलेरिया की HCQ आप सब जानते होंगे। HCQ गवर्नमेंट और सारे जो वर्कर्स है वो आपको प्रेस करते हैं कि आप HCQ लो। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। भी प्रोबेबल, हाँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, यस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। फिर फेबिक्विफ्लू करके जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट है जो कि HIV में यूज होती है। These are the probable treatment for corona. रामबाण इलाज हम कहिए ना, આપણે रामबाण इलाज, वो अभी तक नहीं बोल सकते इसको, बट यह प्रोबेबल ट्रीटमेंट है और इससे हमें रिकवरी रेट भी अच्छा मिला है और पेशेंट्स भी काफी बाहर आ गए। थैंक यू वेरी मच। ललित भाई, अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए, घर पे गए, आइसोलेशन में रहे, ये सब के बीच फैमिली कैसे स्ट्रेस से गुजर रहा था और आपने फैमिली को मोटिवेट कैसे रखा, वो लोग पॉजिटिव कैसे रहे ये पूरी सिचुएशन के अंदर? जी आपको सर, उसका स्ट्रेस तो समझ सकते हैं ज्यादा ही है और थोड़ा बहुत और भी ज्यादा हो गया था, क्योंकि सब ये जो सोशल मीडिया है और सब लोगों से जो भी हमारे जो सोशल गैदरिंग होते हैं सोसाइटी, उसमें से जो बातें होती है तो उसकी वजह से कि कोरोना क्या पेशेंट है तो उनका ऐसी रखनी चाहिए, ये सब बहुत बोलते हैं सब लोग। ज्यादातर तो क्या है कि भाई सब लोग घबराने की बात ही ज्यादातर करते हैं, डराने की। तो हमारे घर में भी जो भी थे बहुत सारे सब लोग डर गए थे वहां पे, लेकिन क्या था कि भाई उन सब लोगों से एक बात मिलने कि भाई कुछ बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मैं उनका स्ट्रेस कम करने का प्रयास करूं। उससे पहले तो वो सब लोग जो है वो पॉजिटिव बातें बता रहे थे कि भाई कोई बात नहीं, वो तो आसानी से हो जाता है, सरलता से हो जाता है, कोई चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर ने ये बताया सब कुछ करके, मतलब वो लोग ही मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेट करने की बात कर रहे थे। बाद में तो क्या है कि भाई मेरे को बहुत बड़ी चिंता ये थी कि मेरे पापा जो है उसको शुगर का प्रॉब्लम है, तो फिर उसको मेरे पास आने की इच्छा होती थी, लेकिन फिर भी उनको नहीं ला पाते थे कि भाई ऐसे कोई भी है, वैसे भी कोरोना पेशेंट है, उसके साथ में तो किसी को भी नहीं आना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा जो दूसरा घर था ना, वहाँ पे होम आइसोलेशन करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम ट्रीट कर पाए, क्योंकि वहाँ पर जगह भी ज्यादा थी और कम लोग, मेरे मम्मी जो थे वो, फिर हम 3 लोग जो थे वही, तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें होती रहती थी। इसी की वजह से उन सब लोगों को भी स्ट्रेस कम कर पाए और उन सब लोगों को भी इसमें लड़ने की जो बात होती है कि भाई कोरोना जो है उससे डरना नहीं है, उससे के साथ लड़ना है, तो ये बात जो उसके साथ कर पाए, मतलब कि घर के लोगों का स्ट्रेस जो था वो भी बहुत सारा इसी तरीके से कम कर पाए। खूब सुंदर ललित भाई, पॉजिटिविटी इज एसेंस। आपकी बात से पता चल रहा है कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, शायद आई डोंट नो ये क्वेश्चन का आंसर कितना एप्रोप्रिएट आएगा, लेकिन मैडम अगर माइल्ड सिम्टम्स है, थोड़े सीवियर सिम्टम्स है, तो अगर कोई पेशेंट है तो उसको एक्सपेंस कितना आता है? इसके लिए मैं पहले मैडम आपसे जानना चाहूंगा, फिर हम ललित भाई से भी ये क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयत्न करेंगे। मैडम, माइल्ड सिम्टम्स है तो कितना एक्सपेंस आएगा, सीवियर में कितना एक्सपेंस आएगा?
मैं approximate amount Yes, yes, बता approximate सकती हूँ amount, आपको, madam. definite I cannot say, but अगर आप माइल्ड सिम्टम्स हो, इसका मतलब कि आप वार्ड में एडमिट हुए हो, यू नीड नॉट रिक्वायर आईसीयू केयर। तो अगर आप उस केस में देखें तो अराउंड आपका आइसोलेशन, अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो तो यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, अगर कुछ भी वहां पे आपको पे करना नहीं रहेगा। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है पर आप वार्ड में एडमिट होने जा रहे हो, तो अगर आपके रिलेटिव सिलेक्ट करते हैं आपके लिए जनरल वार्ड, तो वो अराउंड 9,000 पर डे के आसपास कंप्लीट हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर में, जनरल वार्ड में। अगर आप सेमी स्पेशल में जा रहे हो तो दैट वुड टेक अराउंड 14 टू 15K, 14 टू 15,000। और अगर आप डीलक्स या सेमी रूम प्रेफर करते हो तो ऑप्शन, अगर ऑप्शन हम लोग रिलेटिव्स को ही देते हैं, वो लोग ही सिलेक्ट करते हैं कि उनको क्या लेना है। तो अगर आप स्पेशल और डिलक्स में जाओ तो दैट वुड कॉस्ट अराउंड 19 टू 20,000। एंड मेडिकेशंस तो जैसे कि मैंने बोला, इंजेक्शन टॉसिलिजुमैब वगैरह जो है उसके लिए गवर्नमेंट हमसे पैसा नहीं लेती है, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, प्राइवेट रूम में हो, तो गवर्नमेंट आपसे पैसा नहीं लेगी उसके लिए। उसके प्रोसीजर में जो है आपको आप जिस किसी भी हॉस्पिटल में हो, वो हॉस्पिटल को गवर्नमेंट को मेल करना रहता है कि हमारे ये 100 पेशेंट की कंडीशन ऐसी ऐसी है और इसको ये इंजेक्शन देने की जरूरत है, तो वी नीड इंजेक्शन टॉसिलिजुमैब। तो वो मेल का जवाब वो तुरंत ही देते हैं, मतलब विद इन 2 to 3 आवर्स या 4 आवर्स, और आपको वो लोग परमिशन दे देते हैं टॉसिलिजुमैब इंजेक्शन की। तो वो जो महंगा इंजेक्शन सब हम जानते हैं कि वो 35,000 40,000 अराउंड के आसपास रहता है, तो वो तो गवर्नमेंट एब्सोल्युटली हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में ही देता है, वेदर आप प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। और अगर फिर भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जाओ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरी फुल हो, तो इन दैट केस गवर्नमेंट वाले आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजेंगे। एंड प्राइवेट हॉस्पिटल वो पेशेंट लेते ही है, मतलब एसएमसी के साथ बात हुई है, वो प्राइवेट वाले को वो पेशेंट लेना ही पड़ता है, एंड दे विल गिव बेड वैकेंसीज विदाउट एनी कॉस्ट। तो उस केस में प्राइवेट वाले गवर्नमेंट वाले से कॉस्ट नहीं लेंगे, भले वो प्राइवेट में एडमिट है, प्राइवेट रूम में एडमिट है। अगर आप सिविल में गए, सिविल में फुल है और प्राइवेट में एडमिट हुए आप, तो सिविल वाले अगर आपको रेफर करते हैं प्राइवेट में, तो they won't take money or they won't charge anything to the patients. I may vary plus Okay. and minus, थोड़े plus minus होंगे, but this is the approximate amount जो usually रहता है। This is just for the purpose of awareness. तो आपने Yeah. बहुत अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया और आई थिंक द मैसेज हैज बीन कन्वेड डेफिनेटली। ललित भाई, मैं आपको आपका पर्टिकुलर नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग द सेम थिंग टू यू, बट इन जनरल आपने बताया कि आपके आजू बाजू में भी किसी का लॉस हुआ है, आप अस्पताल में गए थे, तो इन जनरल नॉर्मल पेशेंट को कितना एक्सपेंस आता है? मैं मैडम की जो बात है उसके साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ। गवर्नमेंट जो है उसमें तो कोई चार्ज नहीं लगता है, ऐसे सब जो भी बोलते हैं सब लोग, तो वो बात सही है। और प्राइवेट में जो चार्जेस है वो मेरे को जब डॉक्टर ने सीटी स्कैन का रिपोर्ट बोला था और सीटी स्कैन का रिपोर्ट दिखाया तभी मेरे को बोला, तो मैंने पहला ही उन्होंने मैंने बोला कि सर कोई बात नहीं, अब आप बताइए किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। तो उन्होंने होम आइसोलेशन और हॉस्पिटल दोनों का बताया, तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। और अस्पताल का सर खर्चा कितना रहेगा, तो क्योंकि उसी टाइम पे बहुत किसी अस्पताल में जगह नहीं थी, क्योंकि मैंने भी सोशल एक्टिविस्ट बहुत सारे लोग जो थे, बड़े बड़े नाम हमारे सूरत के जो थे, उन सब लोगों से पूछा कि सर कौन से अस्पताल में जाए कैसे, तो सब लोग वही बोल रहे थे कि किसी अस्पताल में जगह नहीं है, आप अच्छी तरीके से अपने घर पे। तो पहले तो वो भी अच्छा ढूंढना था कि अस्पताल में जगह मिले। तो ये डॉक्टर ने बताया कि हमारी 2 अस्पताल है, आपको जिसमें भी जाना है आप जा सकते हो। तो मैंने बोला सर, तब डॉक्टर ने बोला था कि सर अप्रोक्सीमेटली आप पर डे का जो भी है 12 से 15,000 को पकड़ के चलिए। तो इसी हिसाब से 12 से 15,000 बोला था। फिर जो मेरा मैं बता पूरा तो नहीं फिगर बता सकता, लेकिन इसी एवरेज से मेरा जो था वो बिल बना था। लेकिन मेडिक्लेम जो है वो इसमें ये लोग जो अप्रूव करते थे, ये बहुत बड़ी अच्छी बात थी।
तो जो भी है खर्चा तो बहुत होता है। प्राइवेट में जाते हैं तो कोई भी कोरोना पेशेंट है, भगवान से दुआ करते हैं कि किसी भी पेशेंट को ऐसी नौबत नहीं आने दे। जो भी है जितना केयर रखे उतना अच्छा है। कोरोना जो है उसमें प्राइवेट अस्पताल जो है किसी नॉर्मल पीपल के लिए तो बिल्कुल ही उसके फायदे में नहीं रहता है, उसके लेवल में भी नहीं रहता है, क्योंकि कि बहुत सारी कमाई जो होती है वो पूरी की पूरी कमाई जो है ये यदि पूरे 15 दिन अस्पताल में रहते हैं तो उसमें चली जाती है। आप सब लोगों को अभी भी एक केस का आपको पता है कि अस्पताल में वेसू में एक अस्पताल जो है वहाँ पे जो एक पेशेंट जो है उसकी डेड बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका बिल नहीं भरने की वजह से वहाँ से उसको दे नहीं पा रहे। तो आप समझ ही सकते हो कि एक्सपेंसिव जो है वो बहुत ही बड़ा रहता है, और नॉर्मल पीपल के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है मेरे हिसाब से। सर मैं सही एक बात है। चीज बताना हाँ जी, चाहूंगी इसमें कि हाँ जी, हाँ ऐसा जी। नहीं है कि आप प्राइवेट में काफी लोगों के ऐसे दिमाग में थॉट रहता है कि अगर हम प्राइवेट में जाएंगे तो ही हमें अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, तो ही हमारा क्योर होगा एंड विल गेट अ बेटर ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है, सिविल में भी इतने, सिविल्स में दोनों, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इतने ही अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड टू रिमूव ऑल द पीपल आउट फ्रॉम द कोरोना। तो अगर आप ऐसा सोसाइटी में मैसेज सुनो कि नहीं भाई प्राइवेट में ही होना है, तो ऐसा नहीं है। जिसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है दे कैन गो टू गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल विदाउट थिंकिंग कि भाई हमारा दर्दी अच्छा होगा कि नहीं होगा। वहाँ पे भी वो लोग इतनी ही मेहनत करते हैं एंड दे ऑल्सो वर्क वेरी हार्ड फॉर द पेशेंट्स। थैंक यू वेरी मच मैडम, दैट वाज अ पंच लाइन कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हम प्राइवेट सेक्टर में ही जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। ललित भाई, इट वाज अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू आल्सो कि जो आपने ब्रेकअप बताया कि, और हम प्रे करेंगे डेफिनेटली कि किसी को कोरोना ना हो। मैडम और ललित भाई, आप दोनों से मैं लास्ट आखिरी में 2 क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन एक ये है कि जो हमारे स्टूडेंट है दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, और साइंस के स्टूडेंट है तो वो सोशल मीडिया पे भी ज्यादा रहते हैं, तो उन लोगों के पास बहुत सारी प्लस माइनस इंफॉर्मेशन आती है। माइनस इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं तो नेगेटिव बातें भी बहुत आती है। एज फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी कॉन्स्पायरेसी थियरी व्हिच आर गोइंग ऑन इन अ मार्केट। लोग ऐसा बता रहे हैं कि कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं, ये पूरा स्कैंडल है, ये लोगों को के पास पैसा बढ़ाने की एक पूरी साजिश है। मैडम, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? इज इट ट्रू और समथिंग लाइक दैट? आई वोंट से दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू, क्योंकि कोरोना जैसी चीज है जिसके घर में किसी ने व्यक्ति घुमाया हो उसको पूछो कोरोना क्या है। जिसे नहीं हुआ है वो तो बोलने ही वाला है। सब नेट पे रूमर्स आर गोइंग टू बी मच, बट वी नीड नॉट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। मेन थिंग हमें जो देखना है कि कोरोना है और हमें कोरोना से कैसे बचना है और हमारे फैमिली को हम कोरोना से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और जितना हो सके हम सोसाइटी को कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। दैट इज व्हाट आई नीड टू थिंक। एंड जैसे आपने बोला द स्टूडेंट्स आर मोर इंटेलेक्चुअल एंड मोर इनटू द सोशल मीडिया, तो ये चीज सोशल मीडिया पे या फिर फेसबुक, ट्विटर्स एंड ऑल द थिंग्स पे रहती है कि आप ये मेडिसिन ले लो, ये मेडिसिन ले लो, ये कर लो, प्रिवेंटिव HCQ चालू कर दो, ये कर दो। बेटर नॉट टू स्टार्ट बाय योरसेल्फ, कंसल्ट अ डॉक्टर एंड देन स्टार्ट। क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, फेविफ्लू, बहुत सारी मेडिसिन इसकी जो बताई गई है, इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सो अगर आपको वो चीज की जरूरत नहीं हो तो बेटर स्टॉप टेकिंग दैट एंड डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ये चीज लीजिए। अगर ये बोल रहे हैं कि रूमर्स है कोरोना, तो ये जो सारे यूनिवर्स में बात हो रही है कि जितने पिक्चर्स बता रहे हैं कि हमारे यहाँ इतना अमाउंट हुआ, हमारे यहाँ इतने पीपल अफेक्टेड है, इंडिया में करीबन 19 से 20 लाख पीपल अफेक्टेड है। सो दे आर नॉट फॉल्स, दे आर ट्रू एक्चुअली। और हम लोग ये चीज रोज देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ होती है, किस कंडीशन से पेशेंट बाहर निकलता है। सो बेटर स्टॉप गेटिंग इन्वॉल्विंग ऑल दिस रूमर्स एंड जो फैक्ट लेवल पे है उनको फॉलो कीजिए। ललित भाई है वो भी बाहर आ चुके हैं, ही वुड ऑल्सो बी अ बेटर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दैट कि कोरोना जैसी चीज होती है और जिसे होती है वो किस तरह से बाहर निकलते हैं। 14 days क्वारंटाइन इज नॉट एन ईजी जॉब। आप अपनी फैमिली से दूर हो, सब चीज से दूर हो, आपको कुछ, कोई आपके साथ बातचीत करने वाला नहीं होगा,
आपको कितना साइकोसिस होगा, अकेले रहोगे, दैट इज नॉट एन इजी टास्क। तो बेटर आप जो फैक्ट है, फैक्ट को लेके चलिए और रूमर्स को ज्यादा सुनिए नहीं। ललित भाई, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ है या सब ये गलत बात है? मार्केट में सब जगह दी है, गवर्नमेंट को बिजनेस करना है इसलिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? जी, अब उसमें यकीनन तो नहीं बता सकते, लेकिन जो भी है, ये बीमारी जिसको होती है तभी उसको पता चलता है कि वाकई में कोरोना क्या है। थोड़े बहुत सिम्टम्स मेरे को भी देखने को मिले थे, जैसे कि थक जाना, पूरी तरीके से श्वास नहीं ले पाना, अपने बेड से नीचे उतरते ही तुरंत खड़े नहीं रह पाना। ऐसी बहुत सारी जब मैंने मेरे अंदर वीकनेस देखी और जो रिपोर्ट तो आ ही गया था, तब पता चला कि वाकई में कोरोना जैसा है। तो कोरोना एक बीमारी है। हाँ, भले ही जो नाम के बारे में मेरे आयुर्वेदा जो है एक्सपर्ट, इसके पास 3 लाख जितने पेशेंट भी आज बहुत सारे जगह से है, तो उसको जब मैंने बताया तो वो ऐसा बोल रहे थे कि जो भी नाम दे रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये न्यूमोनिया जो है वही हो सकता है, और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो सेम तरीके से ही हो रही है। तो हम यकीनन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन कोरोना कोविड जो है वो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी है गवर्नमेंट इसके बाद जो एक्शन ले रही है, और जो भी है पूरा विश्व इसी बीमारी से जो कांप रही है, तो इस कोई दो राय नहीं भाई, इसमें हम मार्केट की बातों को ध्यान में दे। मैडम ने बताया उसी तरह से, जिस फैमिली में जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है, उनको ही ये महत्व समझ में आ सकता है। और वाकई में, क्योंकि इतना जो भी है, ज्यादातर अभी जो संक्रमण का रेट और पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, हालांकि सूरत में भी, तो उसकी मुख्य वजह यही है कि ज्यादातर लोग जो सोशल मीडिया के जो गलत गलत मैसेजेस जो है उसको फॉलो करते हैं, उसकी बातों को ध्यान में लेते हैं। तो ज्यादातर, मैं मेरे घर की बात बोलूं तो अभी जो हम कड़ा पीने की बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो बॉडी है उसको उसका नेगेटिव एक्शन तो नहीं होता कभी भी। लेकिन जो मेरे मम्मी है, उसको वो जो भी है उसकी बीमारी के साथ क्या हुआ पता नहीं, उसके बॉडी के साथ, लेकिन वो जब पीते हैं तो उसको उसके क्या है कि उसकी बीमारी बढ़ जाती है, मतलब कि उसके शरीर में बहुत कुछ हो जाता है, तो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो जो भी है सोशल मीडिया के जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको फॉलो करने से शायद सब लोग जो है वो जो भी छिपाते हैं, किसी लोगों को ऐसा लग जाता है कि मैं किसी को बताऊंगा कि भाई कोरोना है मेरे को, तो मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे, मेरे घर के नहीं है, मेरे घर के पास पैसे नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर्स क्या सोचेंगे, इसकी वजह से बहुत सारे लोग छिपाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स में ही बढ़ जाता है तुरंत एक्शन नहीं लेने की वजह से। तो इसमें जो भी है कोरोना बीमारी है ही, और उसी के जो भी एक्शन लेने हैं वो तुरंत लेने चाहिए, किसी को भी इसमें नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, और सोशल मीडिया के जो मैसेजेस है उसको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सब लोगों को एक पीक मिल जाता है, एक वीडियो मिल जाता है, एक लाखों पेशेंट है उसमें से एक पेशेंट ऐसा मिल जाता है कि जिसको ये नहीं, तो उसको वो लोग साबित कर देते हैं सोशल मीडिया में कि भाई ये कुछ है ही नहीं ऐसा। तो मैडम जो है उपाध्याय मैडम, उसकी बातों के साथ सहमत हूँ, और ये पूरी बीमारी है। Perfect, perfect. So, students, it's a very clear-cut message from both of the corona warriors that there is a virus, namely corona, and that is responsible for causing this particular disease. Wonderful. आप दोनों से मेरा एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन रहेगा. Madam, you are dealing with the COVID patient on a daily basis. You are having a kid of 2 years. Lalit bhai, you recovered from कोरोना. आप लोग आज की तारीख में आपके घर पे क्या केयर लेते हैं? What care you are doing? मैडम, आप अस्पताल से आते हैं आपकी ड्यूटी खत्म होने के बाद, तो घर पे आने के बाद what you are doing? What is your first reaction after entering at your home? हमारे यहाँ एज आई एम वर्किंग इनटू द हॉस्पिटल, बहुत स्ट्रिक्टली प्रिकॉशंस लिया जाता है घर पे, एंड मेरी जो फैमिली है वो फुल्ली दे सपोर्ट मी इन दिस केस. मैं जब भी मेरा व्हीकल बाहर आता है मेन गेट पे, तो मेरे लिए मेन गेट भी खुला रहता है, सो आई डिड नॉट टू टच एनीवेयर. मैं कहीं पे टच नहीं करती. फिर अंदर का घर का जो गेट होता है वो भी खुला रहता है, वो भी टच नहीं करना होता है. मुझे शूज निकाल के आई डायरेक्टली रश इनटू द वॉशरूम में आई जस्ट फर्स्ट पहले जो अपने क्लोथिंग्स है
So I don't touch anywhere. Even washroom भी खुला रहता है and my clothes भी अंदर ही रहते हैं. मुझे कहीं पे भी टच नहीं करना रहता है. और मेरे जो पहने हुए क्लोथ्स होते हैं, हम लोग हॉस्पिटल में दूसरे क्लोथ्स पहनते हैं चेंज करके, यानी हमारे क्लोथ्स इट्स नॉट जो, पर फिर भी हम लोग हॉस्पिटल उसमें से आते हैं तो इन्फेक्टेड तो कह सकते हैं. सो जो क्लोथ्स होता है वो भी डिटर्जेंट वाले सोप सोल्यूशन में, और उसमें डेटॉल सोल्यूशन डाल के वार्म वाटर में उसको थोड़े टाइम रह के आफ्टर टेकिंग अ बाथ मैं आई टेक स्टीम इनहेलेशन and उसके बाद I touch everywhere and I move towards my kid and my family members. Yes, And madam. and जबकि मैं बाहर वर्किंग हूँ तो no one moves outside the house unless it is required. किसी को बाहर आना जाना इतना नहीं रहता है. मेरे अलावा कुछ भी जरूरत होती है तो I bring it once I'm back from the hospital and then I have a bath. एक बार आने के बाद कोई बाहर जाएगा नहीं, और अगर कोई बाहर गया तो उसको भी जिस तरह से मैं फॉलो करती हूँ उसी तरह से सेम आने के बाद पहले नहाना जाना पड़ेगा, एंड आफ्टर क्लीनिंग हिमसेल्फ or herself they move ahead into the family. Yes, so very essential precaution, madam, you have suggested. Lalit bhai, what is your daily routine after the recovering from this particular corona? अभी आप घर पे क्या precaution ले रहे हैं? Lalit bhai, my voice is audible to you? I think we have lost the connection to Lalit bhai. We are about to complete our discussion. Madam, your final message to the audience. My final message is we need not to be panic होने की जरूरत नहीं है, stressed होने की जरूरत नहीं है, but alert होने की जरूरत है कि हम किस तरह से इस इन्फेक्शन से बच सके और किस तरह से हम सोसाइटी को बचा सके इस इन्फेक्शन से, कितने हेल्पफुल हो सके. The only thing is avoid going in crowd as you are the youngsters, teenagers and students. I need to say कि जितना हो सके क्राउड में जाना अवॉइड करें एंड वेयर मास्क वेरेवर यू गो, जिससे कि अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हो आप किसी को पास ना कर सके, एंड जितना हो सके हैंड हाइजीन मेंटेन करें. थैंक यू वेरी मच मैडम. ललित भाई, आप मैं पूछना चाहता था कि आप घर पे आने के बाद या बाहर से घर पे आते या आप हॉस्पिटल से रिकवर होके घर पे आए हैं, व्हाट प्रिकॉशन यू आर टेकिंग राइट नाउ एट प्रेजेंटली? घर पे आप क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं? सर उसमें जो केयर लेने की बात है उसमें तो बहुत ऐसा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसी की तरीके से पहले तो जो उनकी जो ट्रीटमेंट चल रही थी वो फिर खत्म हुई, उसके बाद और जो भी घर पे जो केयर रखनी हो जो बेसिकली है वही सब केयर है कि भाई हाथ ज्यादा से ज्यादा धोने चाहिए, घर से बाहर से आते हैं तो फिर पहले नहा लेना चाहिए, कपड़े जो है वो सब ये सब जो भी प्रायोरिटीज बेस की जो भी केयर है वो तो सब लेते ही है. एक्स्ट्रा केयर जो है वो अभी मैं इम्यूनिटी जो है बढ़ाने के लिए सबसे पहले महत्व की बात है कि भाई आपके बॉडी जो भी खाना भूखा नहीं है जितना, क्योंकि मेरे को डॉक्टर भी बताया था वो ललित भाई आपकी आवाज कट रही है. हाँ जी कट रही है आवाज, लेकिन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड योर मैसेज दैट वी नीड टू फॉलो द हाइजीनिक प्रैक्टिस एट होम, वी नीड टू ईट हेल्दी. मैडम, फाइनल थिंग, आपने मैसेज भी दे दिया है, ललित भाई ने भी बहुत सारी बातें बता दी है. अभी जो लोग काढ़ा पीते हैं, काढ़ा इज एडवाइजेबल और बहुत सारे आयुष मंत्रालय ने भी बताया है. Is there any kind of a precaution is required, or whatever the thing which has been suggested that is appropriate one? काढ़ा के लिए आप पूछ रहे हैं? हाँ, काढ़ा के लिए. हाँ, कोई जो चीज बताया है वो सब हम पी सकते हैं या is there any kind of a precaution is required? No, आप सब कुछ पी सकते हो अगर if you are comfortable with this काढ़ा, then उसमें कोई इशू नहीं है पीने के लिए. पर हाँ, काफी पेशेंट्स को ऐसा होता है कि
काढ़ा, मतलब काफी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ऐसा होता है कि काढ़ा पीने से गैस्ट्राइटिस हो जाता है या गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो जाता है, क्योंकि गरम गरम थोड़ा ल्यूकवार्म लेना होता है। तो इट इज एडवाइजेबल, अगर जिसको whomsoever इज कंफर्टेबल वो ले सकता है। अगर जिसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो वो नहीं ले सकता है। बट द अदर थिंग इज, मैंने जो इम्यूनिटी बूस्टर्स बताए हैं वो आपको रेगुलरली फॉलो करने हैं, जिससे कि ये एक चीज आपको कोरोना से एकदम अफेक्ट करेगी ऐसा नहीं है। बट अगर आप रेस्ट सारी चीज मेंटेन करोगे तो उसमें ये सब आ ही जाएगा। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको लेना ही चाहिए। Okay, fine. So, madam, it was a wonderful discussion with you as well as Lalit Bhai. And behalf of Sri Ramakrishna Institute, we thank both of you for being as a Corona warrior. We also pray Almighty for your better health, give you strength, and you keep up your spirit for this wonderful work. You as well as a Lalit Bhai का संपर्क टूट गया है because of a network connection. But madam, thank you very much for joining this in this particular session and guiding our students, motivating our students, providing your valuable time. It was indeed a good discussion with you, and we are able to learn so many things. We are able to open our gateway, our window in the particular area of COVID-19. Lalit Bhai, we are about to conclude our session. Thank you very much from our college, Sri Ramakrishna Institute of Computer Education and Applied Science. ये हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास था सोसाइटी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे फैकल्टी मेंबर के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, और ये कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर और आज 15 अगस्त के दिन आप दोनों कोरोना वॉरियर्स को हम थैंक यू कह सके, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। थैंक यू वेरी मच दर्शन भाई एंड whole Ramakrishna Trust and Lalit Bhai and to the every society. I am very much thankful. I am being selected to just give the message to the society that what corona is and by what method we can prevent it and we can be healthy. I am very much thankful to the Ramakrishna Trust and Dr. Darshan and Lalit Bhai as well. I am concluding my talk with this. Yeah. Yes, Lalit Bhai, thank you very much. Thank you, Darshan Bhai, and thank you for your college group select me and some sharing information about coronavirus. Thank you, sir. Thank you very much. Once again, wishing all of you happy Independence Day. Do take very good care of yourself. Jai Hind. Thank you.